वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। जय हिंद एवरीवन। स्टार्ट करते हैं हम लोग आज के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स को। हमारी डेट है 15 सितंबर। 15 सितंबर को क्या क्या इम्पोर्टेंट न्यूज में रहे हैं, अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो ये दिए गए हमारे नंबर्स हैं। इन दिए गए नंबर्स पे कॉल करके आप पीडीएफ को भी आसानी से ले सकते हो। साथ ही साथ आपको पता है हमारा टेलीग्राम ग्रुप तो चल ही रहा है। टेलीग्राम ग्रुप पे डेली अपडेट्स आती हैं। डेली 1 बजे आपको ये चैनल पे अवेलेबल मिल जाएगा। बाकी इसके अलावा भी आपको मैंने बताया था कि वीकली करंट अफेयर्स अपलोड हो चुके हैं, उसको भी देखना और ज्यादा बेटर प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, चलो भाई आर्टिकल्स को देखते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो ये है हमारे 6 आर्टिकल्स। राजद्रोह का कानून जिसे सेडिशन लॉ कहते हैं। एम्ब्रियो मॉडल, ये मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था, थोड़ी इसमें और प्रोग्रेस हुई है, वो मैं कवर करूंगी इसमें। हेगम की मीटिंग, टी एक्सपोर्ट के बारे में, निपा वायरस, इस पे मैंने लास्ट क्लास में आपसे क्वेश्चन पुट अप किया था, वही उसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। और फिर सीपीआई। सबसे पहला है भारत में राजद्रोह के अगेंस्ट कानून, क्योंकि अभी सुप्रीम कोर्ट ने जो है राजद्रोह के कानून की चुनौती को 5 जजों के बेंच को भेज दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला है कि भाई जो हमारा सेडिशन लॉ है, जो कि इंडियन पीनल कोड आईपीसी, पता है ना आईपीसी, आईपीसी और कॉन्स्टिट्यूशन दोनों अलग अलग चीजें हैं। कॉन्स्टिट्यूशन जो हम पढ़ते हैं संविधान, और आईपीसी जिसपे सारी लॉ से जुड़ी हुई चीजें लिखी होती है, वो लॉ स्टूडेंट्स पढ़ते हैं। तो उसके 124A में यहाँ पर पूरा एक 5 जज की एक बेंच बैठी है, वो डिस्कशन करेंगे इसके ऊपर। और इसमें सीजीआई भी है, उनके सामने एक मैटर रखा जाएगा और भारतीय न्याय संहिता के हिसाब से पूरा का पूरा डिस्कशन किया जाएगा राजद्रोह सेडिशन कानून के ऊपर। देखो, अगर मैं सेडिशन कानून की पहले तो बात करूं, ये ब्रिटिश सरकार लाई थी, ये हमारा खुद का नहीं है। ये ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस करा था क्योंकि उनके अगेंस्ट बहुत कुछ छापा जा रहा था। ऑब्वियसली बात है, वो हमारे पे बहुत ज्यादा एक्सप्लॉयटेशन कर रहे थे, तो उनके अगेंस्ट छाप रहे थे। तो उन्होंने इस चीज को बचाने के लिए कि ये चीज ले आए कि भाई आप गवर्नमेंट के अगेंस्ट नहीं कुछ छाप सकते, राजद्रोह नहीं कर सकते। तो लॉर्ड मैकॉले थे, ये लॉर्ड मैकॉले कहा जाता है इनको, थॉमस मैकॉले। इन्होंने इस चीज को ड्राफ्ट किया था। और आईपीसी में तब तो नहीं लिखा था, लेकिन बाद में 1870 में इसको ऐड कर लिया। ये वही मैकॉले हैं जिन्होंने एजुकेशन पे भी खूब काम किया है। और आपने अगर इनका नाम सुना है विलियम बेंटिक, अगर आपने हिस्ट्री पढ़ी है तो आपने इनका नाम सुना होगा। विलियम बेंटिक के भारत के पहले जो है गवर्नर जनरल रहे हैं भारत के। तो इनके समय ये थे। सेडिशन जो है इंडिया में, वो अभी आज के टाइम पे आईपीसी में लिखा गया। इसका ये मतलब होता है कि कोई भी सरकार ने कुछ भी एक लॉ लेके आया है, सरकार ने कुछ भी यहाँ पे किया, तो सरकारों के अगेंस्ट यहाँ पर आप शब्द, संकेत या प्रतिनिधित्व के माध्यम से कुछ गलत यहाँ पर असंतोष व्यक्त करने की कोशिश करते हो, उसे कहते हैं सेडिशन। तो अगर सेडिशन आप करते हो तो उसके लिए आपको जेल भी हो सकती है, और वो जेल आपकी पूरी लाइफ टर्म की भी हो सकती है, और 3 साल की उम्र कैद भी हो सकती है, आजीवन कारावास भी हो सकता है, और जुर्माना तो लगेगा ही लगेगा। अगर मान लीजिए कभी भी किसी व्यक्ति पर राजद्रोह का कानून जो है ये आरोप लग गया है, तो वो व्यक्ति ना तो सरकारी नौकरी कर सकता है, वो ना ही देश छोड़ के कहीं जा सकता है। उसका पासपोर्ट कहाँ पे रहेगा? पासपोर्ट सरकार के पास जब्त रहेगा। और जब उसको बुलाया जाएगा किसी भी केस में, उसको कोर्ट के सामने जाना ही पड़ेगा। ठीक है, तो ये पहले के टाइम पे इसीलिए लाया गया था। जो गांधी जी हैं, भगत सिंह, नेहरू जी, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद, बाल गंगाधर तिलक, इन सभी लोगों ने सेडेशन के चलते जेल की सजा काटी थी। जो ब्रिटिश सरकार थी वो इनके अगेंस्ट जो है वो एक लेकर के आती थी कि ये जो है लोगों को भड़का रहे हैं ब्रिटिश सरकार के खिलाफ, तो इनको जेल में बंद करो। इसके चक्कर में बाल गंगाधर तिलक जो है 6 साल 1908 स्वदेशी मूवमेंट के समय 8 से 14 तक जेल में रहे थे, मंडाले जेल बर्मा में। इसी समय उनको जो है वो डायबिटीज की बीमारी हो गई थी, और डायबिटीज की बीमारी के बाद 1920 में इनकी मृत्यु हो गई थी, क्योंकि उस समय डायबिटीज का कोई इलाज नहीं था। और फिर कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने सेडेशन लॉ को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं रखा, क्योंकि इसका मिसयूज किया जा सकता है। फिर इसके बाद जो है धीरे धीरे करते करते इसको आईपीसी में तो इंक्लूड करवा दिया गया। और आज के टाइम पे हम बात करें 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने जो है यहाँ पर इसकी परिभाषित जो है वो करने के ऊपर बात भी कही थी। संसद में भी इसके ऊपर एक विधेयक लेकर के आया गया है कि जो सेडिशन लॉ है एक दंडात्मक कानून है, तो नए कानून द्वारा किसी भी परिवर्तन का केवल संभावित अनुप्रयोग जो है वो किया जाएगा।
तो अभी इसके हिसाब से ये पूरा चीज चल रहा है, इसको दिमाग में रखिएगा। ये पूरा एक केस है, केस हमारे से पूछा, मतलब सेडिशन लॉ क्या होता है, कहाँ लिखा गया, इसकी परिभाषा कहाँ है, ये सब सवाल हमसे किए जा सकते हैं। क्लियर है भाई यहाँ तक? दूसरा आर्टिकल है हमारा कि अब ह्यूमन एम्ब्रियो मॉडल, मैंने आपको बताया भी था कि ह्यूमन एम्ब्रियो विदाउट एग और स्पर्म यहाँ पे बनाया जाएगा। देखो असल में क्या है, ये मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, लेकिन इसमें वही है कि साइंटिस्ट जो है वो कह रहे हैं कि आईवीएफ जो टेक्नोलॉजी है इसको रिप्लेस करके स्पर्म और एग के बिना ही जो है बेबीज को यहाँ पर ग्रो करवाया जाएगा। वैसे डिफिकल्ट है बहुत ज्यादा, ठीक है, क्योंकि हो सकता है इन एम्ब्रियो मॉडल्स में जेनेटिकली और इनहेरिटेड डिजीजेस की प्रॉब्लम हो, मिसकैरेज हो सकते हो। साइंटिस्ट का भी प्रॉपर इसमें रिसर्च वर्क तो हो गया, लेकिन सिंथेटिक तरीके से हुआ है, 14 डेज की रिसर्च करी है और लैब ग्रोन एम्ब्रियोज है, तो हो सकता है कल को इसके लिए इशू भी क्रिएट हो जाए। इसमें पता है क्या असल में इस्तेमाल किया जाएगा, इसमें इस्तेमाल की जाएगी एक तरीके से आप कह लो कि स्टेम सेल्स का इस्तेमाल किया जाएगा। तो थोड़ा सा इस तरीके से इसका एक सिस्टम होगा, नाम रखा है इसका सिंथेटिक ह्यूमन एंटाइटीज विद एम्ब्रियो लाइक फीचर्स। ठीक है, तो इस तरीके से इस पूरे सिस्टम को यहाँ पर स्टार्ट किया जा रहा है। इस पूरे सिस्टम में स्पर्म और एग का फ्यूजन फर्टिलाइजेशन के लिए जरूरत नहीं होगी। इसके लिए अभी तो प्रोहिबिट कर दिया है, निषेध कर दिया है जर्मनी, इटली, आयरलैंड, पोलैंड, स्लोवाकिया जैसे जो हमारे मानव भ्रूण अनुसंधान के विरुद्ध यहाँ पर इन्होंने इसके लिए नियम बना दिए हैं। ऑलमोस्ट इसमें सारी यूरोप की कंट्रीज है, और बाकी कहीं पर जो इसको अलाउ कर दिया गया वो ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूएस, यूके, जापान, सिंगापुर, साउथ कोरिया, स्वीडन अलाउ कर दिया। बाकी इंडिया ने अभी तक इसके ऊपर कोई भी जो है अभी तक कोई गाइडलाइंस जारी नहीं करी। और वर्ल्ड लेवल पे बात करें तो कोई इस पे अभी कोई ट्रीटी भी नहीं आ रही। यूनेस्को ने भी इसके ऊपर बोला है कि भाई आपको पहले कंसेंट लेना होगा और एथिकल स्टेम सेल की रिसर्च करनी होगी ह्यूमन डेवलपमेंट में बढ़ने के लिए। तो एक तरीके से आईवीएफ से हटके एक और मेथड होगा। आईवीएफ में हम लोग स्पर्म को डोनेट करते हैं, स्पर्म और एग को, फीमेल के एग्स को स्पर्म के साथ मिक्स करके फीमेल के प्लासेंटा में प्लेस किया जाता है, यूटेरस में, जहां पर एक एम्ब्रियो फीटस में डेवलप होता है, फिर फीटस से होते होते वो आगे क्या बन जाता है, एक बेबी बन जाता है। तो वहां से ही सिंथेटिक, उसमें अभी ऑल्टरनेटिव रिसर्च आ रहा है, इसमें मेडिसिन में और नए तरीके भी चूज किए जाएंगे। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि रेगुलेशंस नहीं होंगे, क्लोनिंग नहीं होगी सही तरीके से, सुरक्षा नहीं होगी, तो ये भी बहुत बड़े प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। और हर व्यक्ति इसको यहाँ पर अपनाए जरूरी नहीं, क्योंकि आगे चल के हो सकता है ये कोई डिजीज पैदा कर दे, हो सकता है कोई बच्चे में डिफेक्ट लेकर के आ जाए। तो अभी इसके ऊपर कोई बहुत बड़ी रिसर्च डिस्कशंस नहीं हुई है, कोलैबोरेशन नहीं हुआ है। कभी भी कुछ भी ऐसा होगा तो हम इसको जरूर डिस्कस करेंगे। बाकी आप इसको रीड कर लो, मैंने वैसे समझा दिया है, आप रीड करके इसको कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है, अगला आती है भाई मीटिंग। एशियन हेड कोस्ट गार्ड की एक मीटिंग हुई है यहाँ पर टर्की इस्तांबुल में। इस्तांबुल की कैपिटल, टर्की की कैपिटल इस्तांबुल नहीं है, टर्की की कैपिटल अंकारा है, लेकिन इसकी एक बहुत ही फेमस जगह है इस्तांबुल, वहां पे मीटिंग हुई है। एशियन कोस्ट गार्ड एजेंसीज की सबकी एक मीटिंग हुई है, एशिया से होने वाले, ताकि जो हमारा मरीन इकोसिस्टम है, पानी का जो इकोसिस्टम है, वहां पर मादक पदार्थों, हथियारों और मनुष्यों की अवैध तस्करी जो की जाती है उसको रोकने के लिए इंडियन सब कोस्ट गार्ड को यहाँ पे बुलाया गया है। ठीक है, ये असल में जो एक पूरी स्टार्ट है हुआ था, ये जापान के इनिशिएटिव से स्टार्ट हुआ था। इंडियन कोस्ट गार्ड भी यहाँ पे जाता है हैकगैम के फ्रेमवर्क में। हैकगैम जो है एशिया की होने वाली सारी कोस्ट गार्ड एजेंसीज का एक ग्रुप है, 2004 में बनाया गया था जापान के इनिशिएटिव में। इसमें 23 कंट्रीज आज भी शामिल है, और इन सबका काम मैं आपको मतलब इन तरीके से ओवरव्यू बता रही हूँ। बाकी आप वीडियो पॉज करके रीड कर लो, लेकिन करने की जरूरत नहीं, जो मैं बता रही हूँ मैं सारा कुछ ही कवर कर दूंगी, छूटेगा कुछ नहीं, क्योंकि मेरे को तो पता है ना, मैंने तो पीडीएफ बनाई है, मुझे तो पता है क्या है इसके अंदर, तो मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करते चल रही हूँ। तो आप मेरी बात भी सुन लोगे और रीड भी कर लोगे, एक ही बात रहेगी आपके लिए। ठीक है, हैकगैम के अंदर 2 एसोसिएट मेंबर्स होते हैं, एक तो रीकैप और एक यूनोडॉक। एक हम लोग जुड़े हुए हैं यूएन के साथ, क्योंकि ड्रग्स और क्राइम से जुड़ा हुआ पॉइंट है, और एक रॉबरी से जुड़ा हुआ है। इसमें और भी आईएमओ हमारी जो है, ये आईएमओ यूएन के अंडर आती है, इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन, ये भी सम्मिलित है इसके अंदर। ऑब्जेक्टिव्स क्या है भाई, जितने भी यहाँ पर समुद्र के इलाके हैं वहां पे थोड़ा सा सिक्योरिटी को और बढ़ावा देना है, और क्राइम्स को रोकना है। इलीगल तरीके से जो मछली पकड़ना, तस्करी करना, आपको पता है समुद्र के रास्ते से जो भी ये ड्रग्स होते हैं, हथियार होते हैं, मनुष्य होते हैं, इन सबकी तस्करियां की जाती हैं, तो उसको रोका जाएगा। और जो वहां पर समुद्र में डकैती होती है वो सबको स्टॉप किया जाएगा, हथियारों की डकैती, इन सबको भी रोका जाएगा।
तो इसकी यही इंपॉर्टेंस है, इसकी मीटिंग हुई है, इसलिए हमको पता होना चाहिए कब बना था, किसके कहने पे बना था, क्या इसका इंडिया मेंबर है या नहीं है। तो ये जितने भी छोटी छोटी सी बातें हैं ये हमें जानना बहुत बहुत जरूरी है, क्योंकि इनसे सवाल बनते हैं। अगला आर्टिकल हमारे टी एक्सपोर्ट्स पे है। भारत जो है वो आपको पता है कि चाय का सबसे बड़ा निर्माता है, प्रोड्यूस भी करता है, और चाय में आपको पता है कितनी पी जाती है। चाय ना पिए तो दिन की शुरुआत नहीं होती है। तो उसी प्रकार से जो हमारा चाय का काम है, टी एक्सपोर्ट्स जो है वो काफी कम हो गए हैं 2023 में। तो टी एक्सपोर्ट्स काफी रिड्यूस हो गए। और केन्या, चाइना, श्रीलंका, यहाँ पर भी पहले के 6 महीनों की रिपोर्ट आई है 2023 की, क्योंकि 6 महीने पूरे हो चुके हैं। पिछले साल के हिसाब से इस बार का जो टी का हमने बेचने का काम था, निर्यात का, वो बहुत ही कम हो गया है। ठीक है, तो काफी हद तक जो है वो डिक्रीज हुआ है, ये एक रिपोर्ट में जारी किया गया है। जून से, जनवरी से लेके जुलाई तक जो कि इतना ज्यादा बढ़ जाना चाहिए था वो बहुत कम हो गया, क्योंकि यहाँ पर जो है टी की डिमांड आप कह लो कि हाई भी थी, लेकिन फिर भी यहाँ पर टी का जो है वो काफी कम रहा है। टी आपको पता है भारत में सबसे ज्यादा कहाँ पे मिलती है? आसाम में सबसे ज्यादा ग्रो की जाती है। टी सिटी भारत के डिब्रूगढ़ को कहा जाता है, याद रखिएगा, आसाम में ही है। वैसे तो दार्जिलिंग की चाय को मिला हुआ है जीआई टैग। और चाय जो आपको पता है कि फ्लेवर्स में कितने अलग अलग आती है, अलग अलग हेल्थ बेनिफिट होते हैं इसके। चाय की शुरुआत कही जाती है कि एक राजा थे जिनका नाम था शेन नोंग, चाइना के, उन्होंने शुरुआत करी थी। उन्होंने वहां पर वो एक पानी पी रहे थे, उनकी जो एक पानी पी रहे थे उसमें ऊपर से एक पत्ता गिरा आके, और बड़ा टेस्ट उनको अच्छा लगा। तो अचानक से जो पानी के बर्तन में उनका एक चाय की पत्ती उबलते पानी में गिर गई, वहां से चाय की शुरुआत होने लगी। और फिर इंडिया में भी पता चला। इंडिया में भी चाय का जो है, आसाम में एक अंग्रेज थे, उनके थ्रू पता चला, उनकी वाइफ थी, उनके थ्रू ये चीज पता चली थी। फिर पता चला कि इंडिया में भी इसके बागान मिलते हैं। वहां से इंडिया में भी शुरुआत होगी, और सबसे ज्यादा आसाम में होती है। चाय भी अलग अलग प्रकार की होती है, ग्रीन टी, ब्लैक टी, व्हाइट टी, ओलोंग टी, बहुत सारी होती है। हरी चाय में क्या होता है, घास वाला स्वाद आता है, और इसमें जो है एंटीऑक्सीडेंट्स बहुत होते हैं, बहुत अच्छी होती है सेहत के लिए। काली चाय आपको पता ही है, दूध, चीनी, अदरक सबको मिला करके जो है ऑलमोस्ट इंडिया में बनती है काली चाय सबसे ज्यादा। वो तो चाय, ब्लैक टी और ग्रीन टी तो बहुत ज्यादा बाद में फेमस होने लग गई, और बाद में थोड़ा सा ज्यादा इसका एक दबदबा बनने लग गया। ठीक है, ग्रीन और ब्लैक के बीच में एक और आती है ओलोंग टी, बहुत कम फेमस है, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं इसके बारे में। चाय को उगाने के लिए अपने को जो टेम्परेचर चाहिए वो 45 डिग्री से 95 फ़ारेनहाइट, मतलब कि सेल्सियस में बात करूँ तो 7 से 35 डिग्री, जो कि ऑलमोस्ट नॉर्थ इंडिया में रहता ही है। और वातावरण ठंड मुक्त होना चाहिए, गर्मी मतलब ठंड नहीं होनी चाहिए ज्यादा। ठंड होगा तो वहां की जो चाय की जो पत्तियां होती हैं, जो टहनियां होती हैं, वो नुकसान पहुंच जाएंगे, मर जाएंगी वो, तो फिर चाय तो उग नहीं पाएगी। चाय को उगाने के लिए बहुत बड़े बागान चाहिए होते हैं, अच्छी खासी बारिश भी चाहिए होती है पूरे साल भर में। 150 से लेके 250 सेंटीमीटर तक की रेनफॉल चाहिए होती है। और ड्राई पीरियड होगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा, और अच्छे अच्छे ऊंचाइयों पे ज्यादा उगती है, तभी आसाम में ज्यादा है ये। ठीक है, समुद्र तल से 2000 से 6000 की फीट ऊंचा होगा, या फिर 600 से 1800 मीटर ऊपर होगा तो अच्छा होगा। मिट्टी थोड़ी सी लोमी होनी चाहिए, मिक्स होनी चाहिए सारी, एसिडिक वगैरह सब कुछ मिलके होना चाहिए। इंडिया जो है आपको पता ही है कि सबसे ज्यादा टी को उगाता है, कंज्यूम भी करता है। और चाइना सबसे बड़ा प्रोड्यूसर हो गया, हम सेकंड नंबर पे आ गए हैं। और एक्सपोर्ट करने पे हम लोग चौथे नंबर पे आते हैं। जितनी भी हमारे यहाँ चाय उगती है उसका 70% तो भारत के लोग खुद ही पी जाते हैं, बाकी बचा हुआ हम एक्सपोर्ट करते हैं। इंटरनेशनल टी डे भी मनाया जाता है। सारी इन्फॉर्मेशन इकट्ठी कर दी मैंने चाय के ऊपर 21 मई, क्योंकि मेरी खुद की फेवरेट भी है चाय, तो सारी इन्फॉर्मेशन इकट्ठी किया आपके सामने। और चाय को लेकर, क्योंकि चाय बहुत ज्यादा उगती है, पीते भी बहुत लोग हैं, तो उसके अलग से बोर्ड बनाया है। तो सोचो इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ होंगे? कलकत्ता में, है ना, क्योंकि पास में पड़ता है ना दार्जिलिंग और असम भी वहां पर। 1954 में बनाया गया था। पूरे भारत की चाय को देखने के लिए अलग से टी बोर्ड है, कैसे टी को बेचा जाएगा, कितना अमाउंट में कहाँ बेचा जाएगा, कितना उगाया जाएगा, कहाँ होगा, रिसर्च एंड डेवलपमेंट कैसे होगी, वर्ल्ड लेवल पे टी को कैसे प्रमोट करना, सब काम ये देखता है टी बोर्ड ऑफ इंडिया। सारा कुछ, सब कुछ A to Z। समझ गए भाई बात को? छोटा सा आर्टिकल था, याद रखिएगा। अगला आता है निपाह वायरस। क्योंकि निपा वायरस के केस अभी केरला में देखने को मिले हैं। केरला के कोझिकोडे की पंचायत के एरिया में 2 लोगों की से मौत भी हो चुकी है। तो निपा वायरस बहुत न्यूज में है। निपा वायरस दोबारा से आ गया। असल में पहले ये मलेशिया और सिंगापुर में शुरू हुआ, बढ़ते बढ़ते इंडिया में आया, इंडिया से केरला में गया, केरला के अंदर कोझिकोडे में गया, वहां पे दिक्कत आ गई बहुत ज्यादा। तो वहां के जो चीफ मिनिस्टर हैं केरला के, पिरनाई विजयन, इन्होंने बोला है कि भाई अब आप एक अलर्ट ले लो और आना जाना बंद कर दो, जैसे कोविड में हुआ था ना वैसा ही वाला, क्योंकि डेथ होने लग गई है। अब पहले तो वायरस था, अब तो डेथ होने लग गई है इस वायरस की वजह से।
तो इसके लिए जरा थोड़ा सा चीजें देखो। निपाह वायरस असल में ना जानवरों से हमारे में आता है, जूनोटिक होता है। जूनोटिक का मतलब क्या होता है? जो जानवरों से ह्यूमंस में फैलता है। तो साउथ ईस्ट एशिया, सिंगापुर और मलेशिया में शुरू हुआ था ये। ठीक है, आपने अगर मान लीजिए चमगादड़, चमगादड़ हो गए, ठीक है, उनके से संपर्क में आए तो वहां से मनुष्यों में फैलना ये धीरे धीरे करके शुरू हो जाता है। तो ये बड़ी एक समस्या है कि ये फैलना जो है एकदम से शुरू हो जाता है। तो इसके लिए वही है कि आपको बहुत फीवर, हेडेक होने लगेगा, कफ होने लगेंगी, सांस लेने में दिक्कत होगी। ये सब निपाह वायरस के सिम्टम्स है। अभी तो फिलहाल ये साउथ में है, तो वहीं रहे तो ठीक है भाई। नॉर्थ नॉर्थ में भी आएगा तो बहुत बड़ी बीमारी फैल जाएगी, तो साउथ में भी ना रहे, मैं तो यही कहूंगी। ये वायरस का चक्कर आजकल बहुत ज्यादा ही हो रहा है। इसका कंट्रोल करने का यही है कि सरकार ने बोला है कि जरा सर्विलेंस रखो, नजर रखो, और साफ सुथरा, जैसे कोविड में बोला गया था कि साफ सफाई रखो, स्वच्छता रखो, जिससे को भी इस तरीके की बीमारी है उससे दूर रहो। क्योंकि ह्यूमन टू ह्यूमन भी बन सकता है। एनिमल से दूर रहो, मनुष्य से संपर्क में रहो, लेकिन जानवरों के संपर्क में ना रहो। इसकी वैक्सीन अभी पूरी तरीके से बनी नहीं है। पूरे वर्ल्ड में भी यही बातें चल रही हैं, पब्लिक हेल्थ पे ध्यान देते हुए, क्योंकि जूनोटिक है तो किस तरीके से फैल रहा है अभी पूरा समझ में नहीं आया। वायरस के लिए वैक्सीन भी नहीं आई, तो पूरी तैयारी करने की जरूरत है। लास्ट आता है भाई सीपीआई। सीपीआई का मतलब होता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, जो कि आज में बढ़ती हुई दिखी है हमें। देखो भाई, पहले तो मैं आपको इसको थोड़ा सा मीनिंग मीनिंग समझा देती हूँ। इन्फ्लेशन का मतलब होता है कि चीजों की कीमतों में बढ़ावा आ जाना। जो भी आपकी, ऐसा नहीं कि एक प्याज के दाम बढ़ गए तो भाई महंगाई होगी, नहीं नहीं। दो से तीन या मल्टीपल चीजों के एक साथ दाम बढ़ने को इन्फ्लेशन। बहुत सारे तरीके की होती है। डिमांड पुल होती है, कॉस्ट पुश होती है, मांग प्रेरित, लागत प्रेरित। डिमांड पुल का अर्थ होता है जब डिमांड ज्यादा है और प्राइस बढ़ गया। जैसे डिमांड थी एक समय में दिल्ली के अंदर ऑक्सीजन के सिलेंडर्स की, जब कोविड था, एक ऑक्सीजन का सिलेंडर 50-50 हजार में मिल रहा था। तो ये क्या होगा अगर इसकी वजह से प्राइस बढ़ गया? उसे कहते हैं डिमांड पुल इन्फ्लेशन। एक होती है कॉस्ट पुश। कॉस्ट पुश तब होती है, जैसे एग्जांपल देती हूँ, आप डोमिनोज गए, ठीक है, डोमिनोज, पिज्जा हट जाते हो ना सब लोग खाने के लिए। पिज्जा हट गए, या चलो और ले लेते हैं मैकडी गए, मैकडोनल्ड्स। आपने देखा कि एक पिज्जा का प्राइस जो है ना, वो पहले 110 होता था, अब वो 120 हो गया। अब ये 110 से 120 जो बढ़ाया ना, वो इसलिए बड़ा हो सकता है क्योंकि उस पिज्जा स्टोर जहां पे खुला उसका रेंट हो सकता है, उसका रेंट बढ़ गया हो। जो वहां का स्टाफ काम करने वाला, उनकी सैलरी बढ़ गई हो। या जो पिज्जा में पनीर लगता है, और जो भी उसमें ब्रेड लगती है, या उस पे सॉस लगती है, या उस पे टमाटर, प्याज, आलू लगते हैं, कैप्सिकम लगता है, उन सब के प्राइस बढ़ गए। तो कच्चे माल की जो लागत है ना, वो बढ़ गई है। इस वाली इन्फ्लेशन को कॉस्ट पुश, लागत प्रेरित कहते हैं, क्योंकि पीछे जो लागत आ रही है पिज्जा बनाने में, पिज्जा बनाने में जो जो चीजों का इस्तेमाल होता है, हो सकता है ये के अलावा वहां पे जो काम करने वाले लोग हैं, स्टाफ ने सैलरी ज्यादा मांगनी शुरू कर दी हो, उस जगह पे जहाँ पे वो स्टोर खुला हुआ है वहां का रेंट बढ़ गया हो, लैंड के प्राइस बढ़ गए हो। तो इसकी वजह से जो महंगाई आती है ना, इस मुद्रास्फीति को हम लागत प्रेरित कहते हैं। वही डिमांड पुल, मांग मतलब कि उसकी मांग ज्यादा है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, दिल्ली में ऑक्सीजन सिलेंडर की मांग एक टाइम पे भरपूर थी, 50 हजार से ऊपर तक के सिलेंडर मिल रहे थे। तो उस चीज को डिमांड करेंगे। आज के टाइम पे ठीक है, क्योंकि डिमांड नहीं है उस चीज की। जब डिमांड होगी तो बढ़ जाएगी उसके प्राइस। ठीक है, और कॉस्ट पुश मतलब पीछे से ही महंगा माल आ रहा है, तो उसको बनाने में लागत लग रही है, वो ऑलरेडी महंगी हुई पड़ी, उसे हम क्या बोलेंगे? कॉस्ट पुश। डिफरेंस क्लियर हुआ सबको? एक होती है बिल्ट इन, अंतर्निहित, जिसमें वर्कर्स अपना जो है, वर्कर्स का सीधी सी बात है, जो वर्कर काम करने वाले हैं वो डिमांड ज्यादा। तो इन्फ्लेशन किसी भी कारण से हो सकती है, सरकार की पॉलिसी हो सकती है, हमारी आरबीआई ने बढ़ा दिया है, सप्लाई पीछे से महंगी आ रही है, मॉनसून खराब हो गया है, बारिश सही नहीं आई है, क्रॉप सही नहीं उगी है, इस वजह से हो सकती है। तो इसके नेगेटिव इफेक्ट पड़ते हैं, लोगों का मोराल डाउन हो जाता है, लोगों की सेविंग्स चली जाती है, मनी जो है, मनी की वैल्यू घटनी शुरू हो जाती है। जो एक जो एक मुफ्त पैसा कमाते हैं, उनको संघर्ष करना पड़ जाता है। ठीक है, तो ये सब दिक्कतें जो है आपको पता है देखने को मिलती हैं मुद्रास्फीति में। वही अगर मैं सीपीआई बात करूं, सीपीआई का मतलब होता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, जो कि महंगाई को नापने के लिए इस्तेमाल किया जाता है कि भाई इकोनॉमी में महंगाई कितनी चल रही है। तो ये होती है जब आप महंगाई चेक करो कंज्यूमर प्राइस पे, कि एक कंज्यूमर जो है, कंज्यूमर को सिर्फ यहाँ पे, एक कंज्यूमर को कितना जो है पैसे में चीज मिल रही है, उसे कहते हैं कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, कि भाई जो उपभोक्ता है वो कितने पैसे में ले पा रहा है।
ठीक है। उसके लिए सरकार यहाँ पे पूरा अपना तैयार करती है, इन्फ्लेशन के हिसाब से पूरा चेक करती है कितना कितना पैसा सरकार तक पहुंच रहा है, लोगों तक कितना पहुंच रहा है। आप इसको रीड कर सकते हो बाकी का। ठीक है, तो सीपीआई से हम लोग आज के टाइम पे सीपीआई को बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है इन्फ्लेशन को चेक करने के लिए। बढ़ते हैं आज के लास्ट हमारे क्वेश्चंस की तरफ। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन जो है वो, उन्होंने किसको सबसे घातक भूमि प्रवासन मार्ग बताया है? वो है यूएसए और मेक्सिको का बॉर्डर जो शेयर करते हैं यूएसए और मेक्सिको, वहां पर सबसे ज्यादा माइग्रेशन जो है प्रवासी देखने को मिला है। तो इस बॉर्डर को बताया, इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर को नहीं बताया, ना कि नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया, अलाउड ही नहीं है यार नॉर्थ कोरिया में तो जाना। आप नॉर्थ कोरिया में अगर पैदा हुए हो तो नॉर्थ कोरिया से बाहर नहीं जा सकते। जी जिनपिंग ने, क्या नाम है उसका, वो किम जोंग का रूल है कि आप नॉर्थ कोरिया छोड़ के कभी भी नहीं जा सकते हो, अगर गए तो वहीं मार दिए जाओ। बाकी इंडिया पाकिस्तान के बॉर्डर पे कोई माइग्रेशन नहीं होता, सीमा हैदर की बात अलग है इसमें। इसराइल पैलेस्टीन बॉर्डर पे भी अभी नहीं हुआ है। यूएसए मेक्सिको बॉर्डर को सबसे ज्यादा घातक बताया गया है। ठीक है भाई, डेडलीस्ट बताया गया है 2023 के हिसाब से, पढ़ लीजिएगा इस पूरे को। और बताया गया कि कितने ज्यादा यहाँ पे लोगों को बॉर्डर क्रॉस करते समय मौतें दर्ज की गई हैं। 2022 में 350 लोगों की मौतें हुई हैं, जबकि 2021 में 245 मौतें हुई हैं। तो ये प्रवासी जो मार्ग है ना, यहाँ पर जो है काफी ज्यादा लोग रहते हैं, डोमिनियन गणराज्य के, हयाती क्यूबा के लोग रहते हैं, तो यहाँ पे समस्याएं देखने को मिलती है। लास्ट आता है हमारा भवन निर्माण सामग्री और जलवायु के संदर्भ। ये एक भवन निर्माण सामग्री का अलग से यूएनईपी का एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया है, जिसमें भवन निर्माण के समय जो CO2 का एमिशन होता है उसको स्टॉप किया जाएगा। तो उसके लिए 1 और 2 स्टेटमेंट तो बिल्कुल ठीक है, सही लिखा गया है। तो इसके लिए एक अलग से इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया। जब भी आप भवनों का, मॉन्यूमेंट्स का, किसी भी चीज का निर्माण करते हैं तो उससे जुड़ा हुआ एक अलग से एक यहाँ पर अब एक रिपोर्ट आई है, तो इसके बारे में आप पढ़ सकते हो, सामने लिखा हुआ है, एक बार खुद से रीड कीजिएगा इसको। ठीक है भाई, तो ये थे आज के हमारे आर्टिकल्स, कवर करिएगा। बाकी मिलते हैं आप सभी लोगों से अगले लेक्चर में। धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद।